केमिस्ट्री सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब तक हम लोगों ने कई सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। हम लोग आज एक नया चैप्टर चालू करेंगे और इस चैप्टर का नाम है धातु निष्कर्षण एवं मिश्र धातु। इसमें हम लोग देखेंगे धातु कैसे बनता है, उसको कैसे निष्कर्षण किया जाता है और फिर मिश्र धातु क्या होता है। धातु बनाते कैसे, निष्कर्षण हम लोग नहीं देखते हैं और मिश्र धातु क्या होता है, कैसे कौन कौन धातु मिला के मिश्र धातु बनता है। तो ये सब हम लोग सभी देखेंगे, सब कुछ बहुत डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल सा समझ लेते हैं कि धातु होता क्या है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे धातु को समझने के लिए हम लोग या तो इसका परिभाषा लिख ले या फिर इसको हम लोग अधातु के साथ कंपैरिजन करके समझ ले क्या होता है। तो सबसे अच्छा उपाय यही होगा कि अधातु के साथ कंपैरिजन कर ले। हम लोगों ने धातु अधातु को भी देखा हुआ था जब हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में जब पढ़ा था, तत्वों का वर्गीकरण किया था हम लोगों ने। तत्वों का जब हम लोगों ने रासायनिक आधार पर वर्गीकरण किया था तो तत्व थे, और तत्व में हम लोगों ने देखा था कि धातु, अधातु और उपधातु तीन होते हैं। तो वहाँ भी हम लोगों ने देखा था धातु क्या होता है। यहाँ भी थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले धातु के क्या क्या लक्षण है। तो पहला लक्षण है इसमें धातु में चमक होती है। चमक धातु में होती है, इसमें धातु में नहीं होती। दूसरा है कठोरता। धातु कठोर होगा, अधातु कठोर नहीं होगा। हालांकि अधातु में चमक होती है लेकिन बहुत कम होती है, कम चमक होती है। तीसरा है आघात वर्धता। इसको आप लोग ऐसे ही याद कीजिएगा। आघात वर्धता मतलब होता है मेलेबिलिटी। इसका सिंपल सा अर्थ है कि जब हम लोग किसी चीज़ को अगर पीट के, अगर चादर जैसा अगर उसको पतला कर दे और लंबा कर दे, तो उसी को आघात वर्धता बोलते हैं। तो हम लोग धातु को पीट के कर सकते हैं, और कोई एल्युमिनियम है तो उसको पीट के लंबा बना सकते हैं, लेकिन धातु को नहीं पीट सकते हैं। ठीक है। और बात करें तो दूसरा होता है तन्यता। तन्यता मतलब होता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब कि अगर कोई धातु है तो उसको खींचेंगे हम लोग तो वो लंबा होता जाएगा, लेकिन धातु लंबा नहीं होगा, तो इसमें तन्यता भी होता है। अगला है ऊष्मा का चालकता। ऊष्मा का चालकता यानी कि अगर हम लोग धातु को गर्म करेंगे तो जैसे देखिए एक लोहा है, अगर हम इस साइड अगर लोहे को गर्म करें तो यहाँ पे इसका ऊष्मा आया, लेकिन आपको यहाँ तक भी गर्म लगेगा। तो यही होता है धातु की चालकता। तो ये होते हैं ऊष्मा इसमें चालकता, लेकिन इसका नहीं होता है। बात करें विद्युत चालकता, दोनों में अंतर है। विद्युत चालकता यानी कि यहाँ से हम लोग अगर इलेक्ट्रिसिटी दें तो ये यहाँ तक आना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, और ऊष्मा यानी कि गर्म करने पे तो विद्युत चालकता ये होता है। ये नहीं होता है, लेकिन इसके दो अपवाद भी हैं। जैसे अपवाद है इसका ग्रेफाइड। ग्रेफाइड जो है कि अधातु है फिर भी वो चालक होता है, इसमें विद्युत चालकता होती है। तो ये हो गया। और बात करें इसमें आवाज़ आती है, आवाज़ होती है टकराने पे। कोई भी धातु का अगर आप लोग पीटिएगा तो आवाज़ होगा, इसमें नहीं होगी। चलिए इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। उससे पहले ये देख लेते हैं एग्जाम्पल, ऊष्मा का चालकता किसमें सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा जो चालक होता है ऊष्मा का वो होता है सिल्वर, फिर उसके बाद होता है कॉपर। वहीं विद्युत चालकता भी सबसे ज़्यादा सिल्वर ही होता है, उसके बाद कॉपर होता है सबसे ज़्यादा। इसके आगे देखें तो फिर गोल्ड हो जाएगा। तो ऐसे ही सवाल यही आता है कि सबसे सर्वाधिक विद्युत का चालकता कौन सा धातु होता है, तो उसका आंसर होगा सिल्वर। ठीक है, ये सब हैं इसके एग्जाम्पल। और है कुछ इसमें, जैसे देखिए इसका गलनांक जो होता है उच्च होता है और क्वथनांक भी उच्च होता है। ठीक है, लेकिन इसका भी अपवाद जैसे गैलियम सीजियन का कम होता है। ये इसमें देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे धातु में, धातु सब कुछ हो जाता है, गैस, द्रव, कुछ कुछ ठोस भी अधातु होते हैं। जैसे गैस में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सब अधातु है।
द्रव में बात करें धातु में तो होता है ब्रोमीन। अगर पूछे कि कौन सा द्रव अधातु है तो ब्रोमीन। और बात करें अगर ठोस की तो कार्बन भी ठोस हो जाता है, फास्फोरस, सोडियम, आयोडीन, सिलिकॉन, ये सब अधातु है। सिलिकॉन तो ऐसे उपधातु होता है, लेकिन ये सभी इसके एग्जाम्पल हो गए। ये कठोर होता है तो ये मुलायम होता है, इसमें चमक होती है, इसमें चमक नहीं होती है। लेकिन इसका एक अपवाद हो जाएगा, जैसे आयोडीन, आपने देखा था आयोडीन नमक उजला रंग का चमकता भी है। ये हो गया। इसका जो होता है गलनांक अगर उच्च है, यानी कि इसको गलाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसका गलनांक निम्न होता है, कम होता है। लेकिन इसका भी एक अपवाद है, जैसे हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का ही प्रूफ है, तो यानी कि ये दोनों अधातु है, लेकिन इसका गलनांक सबसे ज़्यादा होता है, सर्वाधिक गलनांक इसी का होता है। और सबसे कठोर, देखिए जैसे हमने देखा है कठोरता में इसी कठोर नहीं होता, मुलायम होता है, लेकिन इसका भी अपवाद हो गया हीरा। दुनिया का सबसे सर्वाधिक कठोर धातु यही होता है। अगर आप देखिएगा, अगर पेट्रोलियम माइनिंग जहाँ होता है वहाँ पे गड्ढा खोदने के लिए हीरा का ही प्रयोग करते हैं उसमें। तो ये हो गया। और कुछ देख लेते हैं धातु के बारे में। धातु के रासायनिक गुण क्या होते हैं। जैसे देखिए रासायनिक गुण मतलब कि हमने बताया था कि एक होता है भौतिक गुण, तो ये हो गया इसका भौतिक गुण, बाहरी चीज़, इसका रंग कैसा है, कलर कैसा है, इसका गंध कैसा है, स्वाद कैसा है, ये सब हो गया भौतिक गुण। और रासायनिक गुण का मतलब होता है कि वो अभिक्रिया कैसे कर रहा है। जैसे अगर हम लोग जला रहे हैं तो कैसे अभिक्रिया कर रहे हैं, तो इसी को रासायनिक गुण बोलते हैं। तो चलिए तो रासायनिक गुण यहीं पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग, अगर धातु को अगर हम लोग जलाएं, ठीक है, रासायनिक गुण और भौतिक गुण आप लोग समझ गए। भौतिक गुण यानी कि बाहरी जो, जैसे चमक हो गया, कठोरता हो गई, तन्यता, उष्मा का चालकता, ये सब उसके भौतिक गुण हो गए। और रासायनिक गुण का अर्थ है कि वो अभिक्रिया कैसे कर रहा है। तो देखिए अगर दहन कर रहे हैं हम लोग, तो दहन किसको कहते हैं। दहन का अर्थ होता है वायु की उपस्थिति में जलना, यानी कि ऑक्सीजन के साथ इसका क्षरण होना किसी भी चीज़ का, वही दहन होता है। जब पदार्थ कोई, देखिए कोई सी भी चीज़ को जलने के लिए, कोई भी अगर पदार्थ हो वो जलने के लिए उसको O2 की ज़रूरत जरूर होगी। अगर O2 अगर आप हटा लीजिएगा तो कोई पदार्थ जलेगा नहीं। इसीलिए अगर O2 की मात्रा भी पृथ्वी पर 21% अगर यहीं बढ़ के ज़्यादा हो जाएगा तो सब कुछ जलने लगेगा। तो यही हो गया कि धातु अगर O2 के साथ अगर अभिक्रिया कर रही है, कोई भी चीज़ अगर O2 के साथ अभिक्रिया कर रही है तो उसका वो दहन कहते हैं। जैसे देखिए क्या होता है, धातु और O2 के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगी, धातु ऑक्साइड, ठीक है। और ये सब ज़्यादातर क्षारीय ही होता है, बताया था धातु जो होता है वो क्षारीय ही होता है। और ये जो धातु ऑक्साइड होता है वो जल में घुलनशील होता है। ऐसे ही सवाल आते हैं। देखिए कुछ और जैसे इसी में होता है दहन में, जैसे पोटेशियम, सोडियम, ये सब ऑक्सीजन के साथ अगर जैसे ही मिलते हैं वैसे ही अभिक्रिया करके और जलने लगते हैं। इसीलिए इनको हम लोग केरोसिन तेल में रखते हैं ताकि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया ना करे। तो ये दो इसके एग्जाम्पल हो गए। अगर हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर का दहन नहीं होता है, बस इसको गर्म करने पर इस पर काली परत चढ़ जाती है। देखिए दहन का अर्थ ये है कि अगर हम लोग लोहा को अगर गर्म करेंगे तो वो गल जाएगा, लेकिन कॉपर नहीं चलता है, बस उस पर काली परत आ जाती है। और सबसे ज़्यादा अगर कहें तो जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब बहुत देरी से अभिक्रिया करती है, इसके लिए बहुत ज़्यादा ताप की ज़रूरत होती है। तो यही हो गया दहन में। दहन में देखा कि दहन यानी कि वायु की उपस्थिति में जलना है। वायु की उपस्थिति यानी कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया धातु का। तो अगर धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी तो धातु ऑक्साइड बनाएगी। और जो सोडियम और पोटेशियम होता है ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है और ये जलने लगती है बिना मतलब ऐसे ही जलने लगती है, तो इसलिए इसको केरोसिन तेल में रखते हैं हम लोग। बात करें कॉपर का, तो कॉपर का दहन नहीं होता है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन आएगा किस में से किस धातु का दहन नहीं होता है, तो होगा कॉपर। कॉपर दहन नहीं होता है, बस उस पर गर्म करने पर काली परत चढ़ जाती है। और अगर पूछे कि सब सर्वाधिक ताप पर कौन धातु का दहन होता है, तो इसका आंसर होगा सिल्वर और Au मतलब गोल्ड, ठीक है। ये हो गया। और देख लेते हैं जल के साथ अभिक्रिया करके क्या होता है, तो इसको भी यहीं पे देख लेते हैं। अगर धातु को हम लोग जल के साथ अभिक्रिया कराएं तो क्या होगा।
देखिए धातु प्लस जल, तो ये बनाएगा धातु ऑक्साइड प्लस H2। देखिए इसमें क्या हुआ, जैसे धातु प्लस ऑक्सीजन का धातु ऑक्साइड बन जाएगा, तो इसमें क्या होता है, जल भी होता है H2O, तो इसके H2 अलग हो जाता है और ऑक्सीजन धातु के साथ ऑक्साइड बना लेता है, तो धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ये होता है। और फिर धातु ऑक्साइड के साथ फिर अगर हम लोग जल का करें तो ये हो जाएगा धातु हाइड्रोक्साइड। सभी जो भी सब धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, बहुत कम ही करती है। जैसे लेड हो गया, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, अगर हम लोग गोल्ड को कितना भी अगर जल में डालें तो वो ख़राब नहीं होगा, सिल्वर को भी डालें तो ख़राब नहीं होगा, पारा को, शीशा को डालें तो ये सब ख़राब नहीं होता है, यही है। और कुछ कुछ जैसे होता है एल्युमिनियम भी है, आयरन को भी उसी में होता है, जिंक भी यही होता है। ये सब जल के साथ नहीं करते, लेकिन अगर भाप रहेगा तो उसके साथ ये लोग जरूर अभिक्रिया करेंगे। ये हो गया हम लोगों ने देखा, जैसे ये देखिए ये हो गया धातु के भौतिक गुण, ठीक, धातु के रासायनिक गुण, ऐसे करके आप लोग अपना नोट्स बना लीजिएगा। रासायनिक गुण में पहला हो गया गुण दहन, और दूसरा गुण हो गया जल के साथ अभिक्रिया। तीसरा गुण हम लोग देख लेते हैं अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो इसको मिटा के फिर से करते हैं। धातु के हम लोग रासायनिक गुण देख रहे थे, रासायनिक गुण में हम लोगों ने पहला गुण देख लिया था दहन के साथ, क्या होता है धातु अगर अभिक्रिया करती है तो, और दूसरा जल के साथ, तीसरा देखिए अम्ल के साथ क्या होगा। अगर हम लोग धातु और प्लस अम्ल अगर मिलाए तो बनता है लवण प्लस H2। देखिए क्या है इस अभिक्रिया में भी हम लोग इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़े थे। धातु जो होता है वो क्षारीय होता है, मैक्सिमम, सभी नहीं होते, और क्षारीय प्लस अगर हम लोग अम्ल मिलाए तो हम लोग बताए थे कि लवण प्लस H2O बनता है। तो यहाँ पर भी वही अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है। बस एक नाइट्रिक अम्ल जो है HNO3, इसको अगर हम लोग धातु के साथ मिलाए तो ये लवण के साथ जल भी आता है, H2O आता है। तो ये एक इसका फैक्ट हो गया। तो हम लोग देख लिया कि अगर अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया करें तो क्या बनाएगा, लवण और H2, ठीक है। और बात करें अगर हम लोग धातु और अधातु का अभिक्रिया करा दें एक साथ तो क्या होगा। तो देखिए धातु और अधातु की अभिक्रिया, तो इसको हम लोग कर चुके हैं पहले भी, आप लोग को याद नहीं होगा, संयोजकता वाले में या परमाणु संरचना या रासायनिक अभिक्रिया में किए थे। जो धातु होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है, जो अधातु होता है वो इलेक्ट्रॉन लेता है। तो धातु अधातु मिलकर क्या बनाएगा, एक नए प्रकार का यौगिक बनाएगा, ठीक है। तो यही होता है इसके साथ अभिक्रिया, धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन देगा, अधातु हमेशा इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये हो गए धातु के भौतिक गुण और रासायनिक गुण, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए इसी को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने क्या क्या देखा, धातु के बारे में हम लोग देखा इसका भौतिक गुण क्या है, और जब हम लोग भौतिक गुण कर रहे थे तो साथ में हम लोग अधातु के भी गुण देखे और अधातु के साथ इसको कंपैरिजन कर लिए। दूसरा हम लोग ने देख लिया धातु का रासायनिक गुण, रासायनिक गुण 2 गुण हो गए। एक और चीज़ देख लेते हैं जिससे सवाल आता है, थोड़ा इससे अलग है लेकिन यहीं पे देख लेते हैं, धातु की सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी, इसका सिंपल सा अर्थ यह है कि कौन सा धातु कितना सक्रिय है, कौन सा कम सक्रिय है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, अगर पूछे सर्वाधिक सक्रिय धातु कौन सा है, यहाँ पर हम लोग धातु अधातु सबको लिख रहे हैं। सबसे पहले आता है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक है। आगे बढ़े, एल्युमिनियम के बाद जिंक, जिंक के बाद आयरन, आयरन के बाद टीन, टीन के बाद आ गया जी लेड, शीशा यानी कि, फिर बात करें तो हाइड्रोजन, कॉपर, कॉपर के बाद पारा,
पारा के बाद सिल्वर, सिल्वर के बाद गोल्ड। देखिए आप लोग सोचेंगे इतना कैसे हम लोग याद रखें, तो इसको हमने जानबूझ के बड़ा किया है ताकि इसमें और कुछ अभी बहुत कुछ इसमें समझाना है। जैसे देखिए ये एल्युमिनियम तक जो होता है ये होते हैं सर्वाधिक सक्रिय धातु, ठीक है। और यहाँ हाइड्रोजन से, इसको दूसरे मार्कस कर देते हैं, ये हाइड्रोजन से और ये यहाँ तक होता है ये मध्यम सक्रिय धातु, और जो ये होता है वो न्यूनतम सक्रिय धातु। तो Au जो है यानी गोल्ड, अगर पूछे सबसे न्यूनतम कौन सा सक्रिय धातु है तो ये है गोल्ड। ये बहुत धीरे से मतलब किसी के साथ अभिक्रिया नहीं बनाता है। सर्वाधिक जो सक्रिय है वो है पोटेशियम। देखिए जितनी जो सर्वाधिक सक्रिय धातु हैं ये स्वतंत्र रूप से नहीं मिलते हैं, स्वतंत्र रूप से आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, किसी के साथ भी बना लेते हैं, अपने अभिक्रिया कर लेते हैं, इसलिए नहीं मिलते हैं। ये जो है मध्यम वाले ये स्वतंत्र तो नहीं मिलते हैं लेकिन ऑक्साइड के रूप में, सल्फेट के रूप में, अभी हम लोग देखेंगे क्या होता है ऑक्साइड और सल्फेट, धातु का निष्कर्षण देखेंगे तो ये कार्बोनेट के रूप में ये मिलते हैं, ठीक है। मध्यम वाले होते हैं, और ये जो होते हैं ये मिल जाएंगे आपको स्वतंत्र रूप से, क्योंकि कम सक्रिय हैं तो स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। तो ये हो गया। तो अगर पूछे सर्वाधिक तो पोटेशियम, न्यूनतम तो गोल्ड। अगर सर्वाधिक अगर पूछे कि धातु कौन सा है तो देखिए यहाँ पर हो गया एल्युमिनियम धातु। तो ये हो गया आपको धातुओं के बारे में। तो ये धातु का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। चलिए अब इसको धातु का निष्कर्षण देखते हैं, धातु को हम लोग बनाते कैसे हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग इस वाले को रहने देते हैं, इसको ऊपर वाले को मिटा देते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं, बस यही है कि अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या होगा और अधातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा। बाकी ये सक्रियता श्रेणी भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको देखते हैं। चलिए धातुओं का निष्कर्षण देखते हैं। निष्कर्षण यानी कि एक्सट्रैक्शन। इसका अर्थ हुआ कि धातु हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए सब, तो इनका अलग अलग प्रकार है, सक्रियता श्रेणी के हिसाब से इनका अलग अलग प्रकार है। देखिए जो ये है उच्च सक्रिय जो है, ठीक है, सक्रियता श्रेणी, ये जो स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि उच्च सक्रिय जो है, जो ये उच्च सक्रिय वाले हैं, अगर इनको हम लोग को अगर निष्कर्षण करना है, इनको गलित धातु के जैसे गलित धातु के विद्युत अपघटन विधि द्वारा, अपघटन विधि, आप लोग इसी को ऐसे ही लिख लीजिए, गलित यानी धातु को गला के फिर उसको विद्युत अपघटन करके फिर इसको निकालते हैं। तो ये वाले हो गए ये सर्वाधिक सक्रिय वाले। अगर बात करिए मध्यम सक्रिय वाले तो ऑक्साइड या कार्बोनेट के रूप में रहते हैं, ठीक है, या सल्फेट के रूप में रहते हैं। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, अगर सल्फेट के रूप में है यानी सल्फाइड के रूप में है तो इसको भर्जन विधि से, ठीक, और अगर कार्बोनेट के रूप में है तो निस्तापन विधि। ये दोनों विधि हम लोग अभी देखेंगे कुछ देर बाद। बस अभी आप लोग ऐसे ही लिख लीजिए इसको, ऐसे ही सवाल आता है धातु सल्फेट को किस विधि से करते हैं, तो भर्जन विधि और निस्तापन विधि। क्या होता है अभी देखते हैं, गर्म करके इसको निकाला जाता है, अभी समझेंगे इसको। और बात करें इसको जो कम सक्रिय हैं तो इसको बस केवल गर्म कर लेते हैं और फिर निकाल लेते हैं। इसको गर्म करते हैं तो फिर ये सल्फेट गैस बन जाएगा, फिर उसके बाद भर्जन विधि से निकाल लेंगे हम लोग। इसका सबसे सिंपल तरीका है निकालने का। तो ये हो गया निष्कर्षण। तो निष्कर्षण तो ऐसे होता है, लेकिन थोड़ा सा कुछ हम लोग शब्दावली समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग निष्कर्षण को और डिटेल में देखते हैं कैसे होता है। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जैसे शब्दावली है, पहला खनिज। खनिज बोलते किसको है, ठीक है, क्योंकि खनिज से ही तो फिर निष्कर्षण होगा। देखिए खनिज क्या होता है, खनिज यानी कि मिनरल्स।
खनिज से ही बाकी सभी धातु या जो भी अधातु वगैरह हैं सभी चीज़ें बनते हैं। तो खनिज का अर्थ है कि भूप्रपटी में, ठीक है, भूमि में जो भी पदार्थ पाए जाते हैं, जो भी तत्व या यौगिक पाए जाते हैं जो कि प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, मानव निर्मित नहीं हो। ये धातु जो हो गया ये तो मानव निर्मित हो गया, क्योंकि प्राकृतिक रूप से तो पूर्णतः तो पाया नहीं जा रहा है। फिर उसमें हम लोग भर्जन विधि, निष्ठापन विधि, विद्युत अपघटन विधि सब कर रहे हैं। लेकिन जो प्राकृतिक रूप से जो पाया जाता है उसी को हम लोग मिनरल्स बोलते हैं। और ये अकार्बनिक होना चाहिए। अकार्बनिक जो भी ठोस है वो सभी मिनरल है। कार्बनिक ठोस नहीं, कार्बनिक ठोस यानी कि लकड़ी, पेट्रोलियम, ये सब नहीं, कोयला वगैरह नहीं। जो भी अकार्बनिक ठोस है जो भूप्रपटी में पाया जाता है प्राकृतिक रूप से पाया जाना चाहिए। तो ये हो गया मिनरल्स। बात करें अयस्क की, दूसरा जो टॉपिक है वो है अयस्क। इसको बोलते हैं ओर्स। आप लोग देखेंगे बाद में भी हम लोग लिखेंगे कि अयस्क, लोहा का अयस्क कौन सा, एल्युमिनियम का, बॉक्साइड, ऐसे ही अयस्क के बारे में भी लिखेंगे। अयस्क होता क्या है पहले इसको देख लीजिए। देखिए, अगर खनिज हो गया, खनिज यानी कि कोई भी जो भी प्राकृतिक रूप से जो भी अकार्बनिक ठोस है वो है। लेकिन जो भी अकार्बनिक ठोस है सभी से तो धातु बनेगा नहीं। तो ऐसा अकार्बनिक ठोस जिसमें किसी विशेष धातु की मात्रा सर्वाधिक हो, ठीक है, ये इसका हो गया। मिनरल्स यानी कि कोई भी अकार्बनिक ठोस जो भी भूप्रपटी में है, लेकिन अगर किसी विशेष अकार्बनिक ठोस में अगर किसी विशेष धातु की मात्रा सर्वाधिक हो और उस अकार्बनिक ठोस को लेकर अगर हम लोग कोई धातु बना सकते हैं तो वो हो गया अयस्क। और उसकी मात्रा सर्वाधिक हो और उससे हम लोग फिर अगर हम लोग उससे धातु बनाए तो हम लोग को लाभ हो। ऐसा नहीं कि धातु बनाने में उसका जितना कीमत है उससे ज़्यादा ही कीमत लग जाए, तो नहीं होता है। इसलिए आप लोग देखें जो भी सोना का माइनिंग होता है वो 4.5 किलोमीटर से ज़्यादा का नहीं मिलेगा माइनिंग। अगर इससे ज़्यादा अगर हम लोग माइनिंग कर रहे हैं तो फिर आपको फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए जम्मू कश्मीर में अभी लिथियम मिला था, लेकिन लिथियम का माइनिंग में अभी स्टार्ट नहीं किया गया है, क्योंकि इतना ज़्यादा गहरा में है और उसको खनन करने में उतना लाभ होगा नहीं। जितना भी पेट्रोलियम माइनिंग होता है वो भी ज़्यादा गहरा नहीं बनाया जाता है, क्योंकि फिर आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो फिर माइनिंग करने से क्या मतलब है। तो यही हुआ, उसमें धातु का मात्रा सर्वाधिक हो और उसको निकालने पे आपको लाभ हो, ठीक है। तो यही हो गया। तो देखिए क्या है यहाँ पर हमने जो लिखा है, यानी कि जो भी अयस्क होगा सभी अयस्क खनिज होंगे, ठीक है, क्योंकि खनिज से ही अयस्क बन रहा है। लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होंगे। तो ऐसे ही सवाल आता है, सभी खनिज अयस्क होते हैं और सभी अयस्क खनिज नहीं होते हैं, ऐसे करके आएगा और आपको टिक मारने का होगा। तो यही देख लीजिए, जो भी अयस्क होंगे वो तो खनिज से ही बने होंगे, लेकिन सभी खनिज जरूरी नहीं है कि अयस्क हो। उसमें सर्वाधिक मात्रा किसी धातु का होना चाहिए और उसको निकालना लाभकारी हो, तभी वो अयस्क बनेगा। और एक हम लोग देख लेते हैं, यहीं पे नीचे भी जगह है तो इसको देख लेते हैं। अपअयस्क या इसको हम लोग बोलते हैं अधात्री। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, अपअयस्क को बोलते हैं गैंग और मैट्रिक्स। सिंपल सा ही है, कोई इसमें ज़्यादा है नहीं। देखिए, जो भी हम लोग को धातु जब हम लोग निष्कर्षण करते हैं तो जो भी उसमें अशुद्धि होती है, जैसे रेत, मिट्टी, ये जो भी अशुद्धि होती है वो होता है अपअयस्क, ठीक है। और एक होता है फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है कि जो भी इसमें अशुद्धि होती है, रेत मिट्टी होती है, इसको अगर हम लोग निकालने के लिए, रेत मिट्टी को निकालने के लिए बाहर से कुछ हम लोग मिलाते हैं, ठीक है, तो उसी को फ्लक्स बोलते हैं। इसी को फ्लक्स बोला जाता है जिसको मिलाते हैं। और एक और इसमें होता है धातुमल। देखिए, इसको बोलते हैं स्लैग। अभी सूरत में इसी से रोड बनाया गया था तो ये चर्चा में था। तो स्लैग क्या होता है, धातुमल। सबसे पहले तो जो भी अपअयस्क यानी कि जो भी उसके अशुद्धि हैं तो वो हो गया, यानी कि गैंग
और गैंग को हटाने के लिए हम लोगों ने फ्लक्स मिलाया है, तो गैंग प्लस फ्लक्स मिलके बनता है स्लाइड। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं, सिलिकॉन ऑक्साइड और CaO, ठीक है, बुझा हुआ चूना को बोलते हैं, और ये बन जाता है CaSi, सिलिकॉन SiO3। ठीक है, इसको बोलते हैं कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, तो ये बन जाता है कैल्शियम सिलिकेट, और ये होता है धातु मल। ये हो गया गैंग और ये हो गया फ्लक्स। तो ये हो गया धातु, जो देखिए खनिज हो गया, वो प्रॉपर्टी में जो भी मिले। अयस्क हो गया, खनिज में जो धातु की सर्वाधिक मात्रा हो, और अपयस्क हो गया, जो अगर हम लोग जब खनिज से जब अयस्क निकाल लेते हैं, जो धातु की जो सर्वाधिक मात्रा है, तो जो बाकी मात्रा बचता है वो हो गया अपयस्क। ठीक है, धातु मल और फ्लक्स जिससे हम लोग निकालते हैं, और धातु मल ये हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब धातु कैसे निकाला जाता है, उसकी क्या क्या विधियां हैं, तो ये हम लोग देख लेते हैं। तो इसको मिटा लेते हैं और फिर धातु निकालने की विधि देखते हैं। जितनी भी विधि होती है सब विधि देखेंगे। ओके, देखते हैं कैसे हम लोग अयस्क से धातु निकालते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग धातु क्रम, धातु कर्म। देखिए धातु कर्म, यानी कि अयस्क से धातु निकालने की विधि। अयस्क से धातु निकालने की विधि, इसको बोलते हैं धातु कर्म। देखिए क्या 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 विधि होती है, कैसे कैसे होती है, सब देखेंगे। धातु कर्म, अयस्क से धातु निकालने की विधि, इसी विधि से हम लोग निकालते हैं। देखिए इसका क्या क्या विधि है। जो पहला विधि है ए सांद्रण विधि। आप लोग ऐसे ही अपना नोट्स बनाते जाइए। सांद्रण विधि, देखिए इसमें भी 3 प्रकार से होते हैं। जैसे सबसे पहला प्रकार होता है इसमें गुरुत्वीय विधि। हालांकि मतलब अभिक्रियाशील पर निर्भर है। जैसे गुरुत्वीय विधि, पहला गुरुत्वीय विधि ये होता है कि इसमें सांद्रण विधि में 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है गुरुत्वीय विधि। गुरुत्वीय विधि में जैसे जल में हम लोग डाल देंगे अयस्क को, और जब अयस्क को जब जल में हम लोग डाल देंगे तो धातु नीचे बढ़ जाता है, तो ये होगा गुरुत्वीय विधि। दूसरा विधि होता है चुंबकीय विधि। चुंबकीय विधि, चुंबकीय विधि में क्या होता है कि चुंबक डाल दिए, और जो धातु जो चुंबक के लिए संवेदनशील है, वो चुंबक उसको पकड़ लेता है। और सी हो गया झाग फेन लवण विधि। देखिए ये शुरुआत है अभी। इससे अगर गुरुत्वीय विधि से केवल धातु नहीं बन जाएगा, उसमें से थोड़ा बहुत जो भी अपयस्क होते हैं वो निकल जाते हैं। झाग फेन प्लावन विधि में देखिए क्या होता है। ये केवल सल्फाइड अयस्क में होता है। सल्फाइड अयस्क मैंने बताया था जो मध्यम प्रकार के अभिक्रियाशील होते हैं उन पे होता है सल्फाइड अयस्क में। देखिए इसमें क्या किया जाता है, जो अयस्क मिलते हैं, जैसे गुरुत्वीय विधि से हम लोगों ने छान दिया, और कुछ जो अयस्क मिल गए उनको क्या करते हैं हम लोग कि उसका चूर्ण बना लेते हैं, और चूर्ण बना के उसमें पानी और तारपीन का तेल मिला देते हैं। और जब पानी और तारपीन का तेल मिला देते हैं चूर्ण बना के, और उसको फिर हम लोग हवा में जब करते हैं तो उसमें से जो निकलता है, उसमें से झाग के रूप में ये निकल जाता है धातु। जो भी अयस्क होता है वो झाग के साथ बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया झाग प्लावन विधि। इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरा ये हो गया पहला। शुरू में हम लोग ऐसे करते हैं, शुरू में क्या करेंगे, पहले गुरुत्वीय विधि या चुंबकीय विधि से हम लोग पहले धातु को बाहर करेंगे अयस्क से। फिर उसके बाद झाग प्लावन विधि से हम लोग, झाग प्लावन विधि में हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हम लोग को यहाँ से मिल गया एक, तो पानी और सल्फाइड, पानी और तारपीन का तेल, ठीक है। ये सांद्रण विधि में तीनों आता है, पानी और तारपीन का तेल मिला के, और हम लोग इसमें जो भी गुरुत्वीय विधि से जो भी हम लोग अयस्क मिला था उसको हम मिलाएंगे। फिर हम लोग वायु से उसको निकालेंगे तो झाग के साथ साफ हो जाता है।
पूर्णतः साफ नहीं होता है। फिर हम लोग आते हैं दूसरे विधि में, इसको बोलते हैं भर्जन विधि, भर्जन या रोस्टिंग विधि। मैंने बताया था सल्फाइड अयस्क को करते हैं, यहाँ से हम लोग को सल्फाइड अयस्क मिल जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं इसमें, जो भी हम लोग को सल्फाइड अयस्क मिलता है उसको गर्म हम लोग जब करते हैं तो यहाँ से हम लोग को धातु ऑक्साइड मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे, जो भी यहाँ पे सल्फाइड अयस्क मिलेगा इसको गर्म करने पे धातु ऑक्साइड, हमने बताया था कि धातु और O2 का अगर हम लोग करें तो धातु ऑक्साइड बनता है। और हम लोग ने एक और विधि बताया था भर्जन के साथ ही, निस्तापन विधि, तो ये इसी का ही पार्ट है, बी में ही आएगा, निस्तापन विधि। निस्तापन विधि यानी कि कैल्सिनेशन। देखिए इसमें क्या होता है, हमने बताया था कि दो प्रकार का अयस्क होते हैं, एक होता है सल्फाइड अयस्क और एक होता है कार्बोनेट अयस्क। जो कार्बोनेट अयस्क होता है, ठीक है, तो कार्बोनेट अयस्क को हम लोग भी क्या करते हैं, गर्म करके और यहाँ से फिर धातु ऑक्साइड बना लेते हैं। दो प्रकार के अयस्क होते हैं, एक होता है हमने वहाँ पिछले वाले में लिखा था, एक होता है सल्फाइड अयस्क और एक होता है कार्बोनेट अयस्क। कार्बोनेट सल्फाइड अयस्क के लिए हम लोग करेंगे भर्जन विधि और कार्बोनेट अयस्क के लिए हम लोग करेंगे निस्तापन विधि। निस्तापन दोनों विधि से हम लोग मिल जाएगा धातु ऑक्साइड, ठीक है। जब हम लोग का धातु ऑक्साइड मिल गया, अब हम लोग अगला लेवल में जाएंगे। अब क्या करेंगे धातु ऑक्साइड के बाद, तीसरा हो गया अपचयन, ठीक है, अपचयन विधि। देखिए अपचयन विधि में क्या होता है, तो धातु ऑक्साइड का हम लोग कार्बन के साथ या अपचायक के साथ मिलकर इसमें से धातु निकाल लेते हैं, ठीक है। अपचयन के साथ एक और अभिक्रिया होता है, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन, अपचयन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया से धातु ऑक्साइड से धातु बनाया जाता है। तो देखिए धातु कैसे बनता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, सल्फाइड अयस्क या कार्बोनेट अयस्क, ठीक है, सांद्रण विधि से। फिर हम लोग भर्जन या निस्तापन विधि से धातु ऑक्साइड बनाएंगे, फिर हम लोग अपचयन या प्रतिस्थापन विधि से धातु ऑक्साइड से धातु बना लेंगे, ठीक है। और देख लीजिए एक और होता है थर्मिट अभिक्रिया। थर्मिट अभिक्रिया, थर्मिट अभिक्रिया में हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसमें क्या होता है कि जो अधिक अभिक्रियाशील जो धातु होते हैं, जो उनका ऑक्साइड होता है, अगर हम लोग उनको गर्म करें, यानी कि अपचयन जब हम लोग करते हैं तो उसमें से बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलता है। तो जब बहुत ज़्यादा इसमें निकलता है तो वो गलित अवस्था में होता है। तो अगर गलित अवस्था में अगर हम लोग को धातु मिले तो वो हो गया थर्मिट अभिक्रिया, ये भी इसी का भाग हो गया, पिछले का ही, ठीक है। तो ऐसे हम लोग को धातु मिल जाता है। लेकिन जो ये धातु होता है ये परिष्कृत नहीं होता, ये पूर्णतः नहीं होता है धातु। तो इसको हम लोग परिष्कृत करने के लिए एक और विधि करते हैं, जो अंतिम विधि हो गया विद्युत परिष्करण विधि, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोग इसको लास्ट में सबको एक साथ जब समझेंगे तो हम लोग अच्छे समझ में आएगा। अभी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप लोग बस इसको लिखते रहिए ऐसे ही। हम लोग क्या करते हैं कि जो अशुद्ध धातु होता है वो एनोड पे, ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि इसमें जैसे जो शुद्ध धातु होगा वो कैथोड पे आ जाएगा, ठीक है, और जो अशुद्ध धातु होगा वो एनोड पे आ जाएगा। देखिए इसका अभिक्रिया, इसके मतलब प्रक्रिया क्या है, इसमें क्या होता है कि जैसे धातु के लवण का हम लोग विलयन का प्रयोग करते थे, धातु को हम लोग जल मिला के उसको लवण का विलयन बना लेंगे। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, जो विद्युत अपघटीय सेल होता है, ठीक है, उससे हम लोग उस जो विलयन है, जो लवणीय जो विलयन है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, सेल से इसमें विद्युत देंगे, ठीक है। हम लोग सेल से विद्युत देंगे तो जो भी अधातु होता है वो तो विलयन में मिल जाएगा विद्युत देने से। और जो भी इसमें धातु होता है तो इसमें जो जैसे धातु, देखिए
विद्युत परिसंचरण विधि में क्या है कि एक हम लोग विलयन बनाएंगे, धातु का लवणीय विलयन बनाएंगे। ठीक है, इसमें हम लोग विद्युत देंगे, विद्युत अपघटीय सेल से। ठीक है, जब विद्युत देंगे तो क्या होगा कि जो धातु है वो अभी अपरिष्कृत है, तो जिसमें उसमें जो भी अधातु होगा वो जाकर विलयन में मिल जाएगा। ठीक है, और जो उसमें जो गंदगी होगी, उसमें जो अशुद्धि होगी वो एनोड पे आ जाएगी। ठीक है, दो होता है, एक एनोड और कैथोड। किसी भी अगर हम लोग बैटरी की बात करें तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, निगेटिव हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड। तो जो अधातु होगी वो आ जाएगी एनोड पे यानी कि निगेटिव पे, और धातु आ जाएगी पॉजिटिव पे। तो इस प्रकार फिर हमें शुद्ध धातु मिल जाएगा। तो देखिए हम लोगों ने क्या क्या विधि देखा है। सबसे पहले हम लोग खनिज लेके आएंगे, खनिज यानी कि मिनरल। ठीक, मिनरल को हम लोग गुरुत्वीय विधि, चुंबकीय विधि से हम लोग इसमें से अयस्क निकाल लेंगे। ठीक है, वो अयस्क हम लोग के लिए सही नहीं है अभी। अयस्क को फिर हम लोग झाग फेन प्लावन विधि से हम लोग क्या करेंगे कि उससे सल्फाइड अयस्क या कार्बोनेट अयस्क निकाल लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे कि जब सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्क मिल गया तो सल्फाइड अयस्क को हम लोग भर्जन विधि से गर्म करके धातु ऑक्साइड बनाएंगे, और या फिर अगर कार्बोनेट अयस्क है तो निस्तापन विधि से इसमें गर्म ही करते हैं तो धातु ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, अब हम लोग धातु ऑक्साइड को क्या करेंगे कि फिर अपचयन करेंगे। अपचयन करेंगे तो ये फिर बन जाएगा धातु। ठीक, या प्रतिस्थापन विधि भी होता है, दो विधि, इससे धातु बन जाएगा। जैसे निस्तापन अगर है तो इसका धातु ऑक्साइड को प्रतिस्थापन विधि से भर्जन कर, इतना डिटेल में नहीं आएगा, बस हम लोग इतना ही देखना है। ठीक है, अब यहाँ पर धातु बन गया तो धातु पूर्णतः नहीं है, अभी ये परिष्कृत नहीं है, इसको और अभी अच्छा बनाना है। तो इसको परिष्कृत करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक और इसमें होता है अपचयन में थर्मिट अभिक्रिया भी होता है। अगर ज़्यादा अभिक्रियाशील अगर धातु है तो उसको वही होता है। फिर अगर जो हम लोग तो उसमें गलित अवस्था मिलता है। फिर जो अपरिष्कृत धातु इसको हम लोग करेंगे अब विद्युत परिष्करण विधि। अब यहाँ से हम लोग धातु निकालेंगे। तो विद्युत परिष्करण विधि हम लोग क्या करते हैं कि लवणीय घोल बना लेते हैं। लवणीय घोल बना के हम लोग क्या करेंगे, धातु में अम्ल मिलाएंगे। हमने देखा था कि धातु अम्ल के साथ मिलकर लवण प्लस H2 बनाता है। तो हम लोग लवणीय घोल बनाएंगे और लवणीय घोल को फिर हम लोग उसमें विद्युत देंगे, और विद्युत देंगे तो उसमें जो भी अधातु होगा वो तो विलयन में मिल जाएगा, लवणीय घोल में मिल जाएगा, और जो गंदगी होगा वो एनोड पर मिल जाएगा, और जो शुद्ध होगा वो कैथोड पर मिल जाएगा। ये हो गया हम लोग का कैसे बनता है धातु। ठीक है, धातु हम लोग बना लिए। अब हम लोग आगे करते हैं धातु के अयस्क कौन कौन से होते हैं, और बहुत सारे अयस्क को हम लोग लिख लेते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट धातु है उनके हम लोग अयस्क और उनके यौगिक को भी देख लेंगे। ठीक है, दोनों को एक साथ ही देख लेते हैं तो सही रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग एल्युमिनियम को लेते हैं। अयस्क और यौगिक। सबसे पहले एल्युमिनियम को करते हैं। एल्युमिनियम का देते हैं क्या है धातु और उसके क्या अयस्क क्या हैं और उसके। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो अयस्क है वो है बॉक्साइट। ठीक है, क्योंकि हमेशा सवाल आते रहते हैं इससे, बॉक्साइट। दूसरा इसका इम्पोर्टेंट है क्रायोलाइट। क्रायोलाइट और भी है जैसे कोरंडम, और बात करें तो डायस्फोर, ये सब इसके ऑक्साइड है। और अगर सवाल है कि एल्युमिनियम कैसे निकालते हैं तो हूप विधि द्वारा एल्युमिनियम को हम लोग प्राप्त करते हैं। तो ये हो गया इसके 4 ऑक्साइड। ठीक है, और भी होते हैं एल्यूमिना, नीलम, रूबी, तो ये सब बोले नहीं है। दूसरा हम लोग देख लेते हैं, एल्युमिनियम हो गया। इसके बाद दूसरा देख लेते हैं कॉपर। कॉपर का होता है कैल्कोलाइट, क्यूपराइट, कैल्कोसाइट, क्यूपराइट, ठीक, एजुराइट, मेलेकाइट, कैल्कोपाइराइट, इसमें बड़ा नहीं है। फिर अगर हम लोग बात करें कैल्शियम की तो आप लोग लिख लीजिए, हम बोल दे रहे हैं। कैल्शियम की होती है कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3। फिर एक कैल्शियम का होता है जिप्सम का होता है CaSO4 और H2O, ये हो गया जिप्सम। ठीक है,
और होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस में H2 होता है। हम लोग अभी देखेंगे जब कैल्शियम अभी आगे पढ़ेंगे तत्व और यौगिक के बारे में, तो हम लोग इसको देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। और कैल्शियम के बाद हम लोग बात करें सोडियम की। सोडियम का आप लोग लिख लीजिए। सोडियम का एक तो नमक हो गया जिसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, NaCl, ठीक है। सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। फिर सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3। अभी आगे देखेंगे हम लोग। फिर वाशिंग सोडा हो गया, सोडियम कार्बोनेट NaHCO3, वाशिंग सोडा का Na2CO3। सोडियम नाइट्रेट भी होता है NaNO3। ये सब हो गया इसके। फिर मैग्नीशियम है Mg। मैग्नीशियम का होता है मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, एप्सम साल्ट। फिर बात करें पोटेशियम की तो सोरा या नाइटर, इससे बम बनता है, RDX बनता है KNO3, ठीक है। फिर इसका होता है मैग्नीशियम का डोलोमाइट। और पोटेशियम क्लोराइड भी होता है। सबसे एक और इम्पोर्टेंट जो इसको लिख लीजिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आयरन का। ये पूछता है आयरन का। इसका होता है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट, ठीक है। एक और होता है पाइराइट, आयरन पाइराइट बोलते हैं, आयरन पाइराइट। इसको बोलते हैं मूर्खों का सोना। मूर्खों का सोना होता है आयरन पाइराइट। तो देखिए सबसे ज़्यादा मैग्नेटाइट जो होता है इसमें सर्वाधिक आयरन पाया जाता है। ये अयस्क है, अयस्क है यानी कि इसमें आयरन की मात्रा है, ठीक है, हमने भी देखा था। सर्वाधिक इसमें पाया जाता है, मतलब फिर उसके बाद हेमेटाइट में, फिर उसके बाद लिमनेटाइट और सीडेराइट। ऐसा ही इसका ये क्रम, आप लोग इसी क्रम में लिख लीजिएगा। बात करें जस्ता का, जिंक प्लेट ये होता है। चांदी की तो नेटिव सिल्वर होता है। और बात करें सीसा की, इसको देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये भी आता है। इसका होता है गैलेना, सीसा का, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें बेरियम की, इसमें हो जाता है कन्फ्यूजन, विदराइट। फिर बेरियम के बाद अगर देखें हम लोग सोना की, तो इसका यस्क नहीं होता, ये मुक्त धातु रहता है। फिर भी इसका किल्वेराइट एक होता है। पुनः यूरेनियम का देख लीजिए, इंच ब्लेड, ठीक। अब बात करें पारा का, तो ये इम्पोर्टेंट है, सीनेफा, HGS, ठीक है। पारा से ही बनता है, सिंदूर जो होता है उसमें पारा ही होता है। बिहार के लखीसराय में इसका बहुत बड़ा कारखाना है। तो ये हो गया अयस्क, ठीक है। और कुछ का हम लोगों ने यौगिक भी देख लिया। अभी आगे देखेंगे और तत्व और यौगिक देखेंगे, महत्वपूर्ण तत्व और यौगिक उनके क्या क्या यूज है, उससे भी सवाल आते हैं। तो ये हो गया, हम लोगों ने धातु पढ़ लिया, अयस्क पढ़ लिया, धातु कण पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ लेते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु कैसे बनता है, चलिए अब मिश्र धातु को देख लेते हैं। मिश्र धातु यानी कि बताया था, ये मिश्रण का ही एग्जाम्पल है। इसमें दो या अधिक धातु मिलकर एक अलग धातु बनाते हैं। लेकिन देखिए मिश्रण का ही है, लेकिन हमने बताया था तत्व, यौगिक और मिश्रण में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक अलग, मतलब कि अलग तत्व बनाते हैं, लेकिन जो तत्व अलग बनता है उसका गुण जरूर रहता है। यौगिक और मिश्रण में ही अंतर था। लेकिन मिश्र धातु मिश्रण नहीं है, लेकिन जो नया जो धातु बनेगा उसका गुण इसके जैसा नहीं होता है, गुण इसका परिवर्तन हो जाता है। अगर इसका विशेषता की बात करें तो इसका गलनांक निम्न होता है, गलनांक निम्न होता है, और तथा विद्युत चालकता कम होती है, विद्युत चालकता भी इसकी निम्न होती है। चलिए कुछ हम लोग लिखते हैं कुछ धातु के बारे में, और उसको देखते हैं कि किस चीज़ से वो बना है। तो सबसे पहले पीतल, ठीक है। पीतल यानी कि इसको ब्रास भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसको ये बना है कॉपर और जिंक से। कॉपर की इसमें मात्रा है 70% और जिंक की 30%। बात करें कांसा की, जो कि इम्पोर्टेंट है, सिंधु घाटी सभ्यता में कांसा सभ्यता ही बोला जाता है। तो ये बना है कॉपर और टीन से। और देख लेते हैं कॉपर वाले कौन कौन से। एक है जर्मन सिल्वर, कॉपर
जिंक और प्लस इसमें है निकेल। बात करें एक है गन मेटल, ये भी बना है कॉपर, जिंक और आयरन से, ठीक। फिर है डेल्टा मेटल, एक है मुंज मेटल, ये दोनों कॉपर और जिंक से ही बने हैं। कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक, इनमें मात्रा अलग है। जैसे इसमें है कि 60% कॉपर है, इसमें 80% कॉपर है। अगर 70% हो गया तो पीतल हो गया, डेल्टा मेटल, मुंज मेटल, ये सब कॉपर जिंक से ही बने हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। टांका, ये इम्पोर्टेंट है। टांका यानी कि शोल्डर, जिससे इलेक्ट्रिसिटी में जिसको जोड़ा जाता है वही है। ये बना है टीन और शीशा, ठीक है। बात करें टाइप मेटल, एक है टाइप मेटल, ये बना है शीशा, टीन और शीशे, ठीक है। ये हो गया। एक और लिख लीजिए डुरेलियम, जिससे कुकर बनता है। डुरेलियम कुकर जो बना है वो है एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज से बना हुआ है, इसी से कुकर बनता है, इसको बोलते हैं डुरेलियम। एक है इम्पोर्टेंट, जिसमें देख लीजिए स्टील। स्टील किस चीज़ से बना हुआ है, जो कि सबसे ज़्यादा यूज में होता है। स्टील में कार्बन डालते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं एलडी प्रोसेस या ओपन हेल्थ प्रोसेस, ठीक है। ये भी लोहा से बनता है। एक देख लीजिए, एक होता है स्टेनलेस स्टील, आपने सुना होगा स्टेनलेस स्टील, इसमें कुछ चिपकता नहीं है। स्टेनलेस स्टील जो बनता है इसमें होता है आयरन, निकेल और क्रोमियम, ये इम्पोर्टेंट है। स्टेनलेस स्टील का आयरन, निकेल और क्रोमियम मिलके बनता है, इसमें जंग नहीं लगता है, ठीक है। खाना का जो बर्तन बनता है मैक्सिमम इसी के बनता है। और ये बहुत ज़्यादा कठोर होता है, तो इसको मुलायम करने के लिए, प्रत्यास्थता इसको बढ़ाने, प्रत्यास्थता यानी हमने बताया था कि उसको खींच के लंबा करना, प्रत्यास्थता बढ़ाने के लिए हम लोग इसमें 0.1% कार्बन मिलाते हैं। तो ये सवाल आता है कि स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है, आयरन, निकेल, क्रोमियम और कार्बन, ठीक है। जैसे लोहा भी होता है, लोहा भी जो होता है वो भी नरम होता है, तो इसको हम लोग उसको कठोर करने के लिए कार्बन, यानी कोई भी जो भी नरम है उसको हम लोग कठोर करने के लिए कार्बन मिला लेते हैं, ठीक है। और अगर जंग न लगने के लिए, जैसे लोहा है तो इसमें अगर नरम करने के लिए हम लोग कार्बन मिलाएंगे, और इसमें अगर जंग नहीं लगे उसके लिए हम लोग मिलाते हैं इसमें जिंक, ठीक है। जिंक यानी कि जस्ता मिलाएंगे, और जस्ता अगर मिला देंगे तो इस लोहा को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनीकृत लोहा, गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया इसी को बोलते हैं। बात करें सोना का भी देख लेते हैं। धातु में सोना जो होता है, हम लोगों ने देखा है कि सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है, और 24 कैरेट सोना से नहीं बन सकता है क्योंकि बहुत मुलायम होता है। तो उसको थोड़ा कठोर बनाने के लिए उसको 18 या 20 कैरेट करते हैं। मैक्सिमम 22 कैरेट का यूज होता है, लेकिन कहीं कहीं शहरों में 20 कैरेट का भी यूज होता है, 18 कैरेट भी होता है। तो इसमें हम लोग मिलाते हैं चांदी और तांबा, ठीक है। सोना में उसको चांदी या तांबा दोनों में से कोई भी मिला सकते हैं, जरूरी नहीं है कि तांबा ही मिलाए, ठीक है। कॉपर ही ज़्यादातर मिलाया जाता है, ठीक हो गया। एक और देख लेते हैं अमलगम। अमलगम बोलते हैं धातु और पारा का मिश्रण, ठीक है। लोहा जो होता है वो पारा से नहीं मिलता है, तो लोहा का अमलगम नहीं बनेगा, बाकी सबका बन जाएगा। धातु और देखिए जैसे चांदी है, चांदी और पारा मिला के हम लोग इसका अमलगम बना के और जो दांत के जगह पे यूज करते हैं। ये हो गया मिश्र धातु। मिश्र धातु में हमें इतना ही पढ़ना था। ये सब मिश्र धातु इंपॉर्टेंट है। स्टील देख लिए, सोना देख लिए, अमलगम और लोहा को देख लिए, ठीक है। और देख लेते हैं धातु में एक चीज़ हम लोग को जो पढ़ना होता है जो कि इम्पोर्टेंट भी है, वो है संक्षारण। देखिए यहाँ बनाते हैं संक्षारण यानी कि कोरोजन। इसका अर्थ ये हुआ कि धातु जो क्षरित होता है, यानी कि धातु पर जब क्या जंग लग जाते हैं, और जंग लगने के चलते धातु जब टूटने लगता है तो इसी को बोलते हैं
तो इसमें क्या होता है कि जो धातु होता है, धातु अम्ल या आर्द्रता यानी H2O जल के साथ या ऑक्सीजन के साथ भी जब अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करके जब संक्षारित होता है तो इसी को बोलते हैं। जैसे देखिए सिल्वर और सल्फर के साथ मिलके सिल्वर ऑक्साइड बना लेता है और चांदी पे जो काला परत चढ़ता है, जैसे नहीं होता है चांदी देखिएगा उस पर काला परत हो जाता है, फिर उसको हम लोग धोते हैं, घर में सबके घर में होता है, चाय पीते से धोया जाता है। तो ये यही होता है, चांदी के साथ सिल्वर का जो ऑक्साइड बन जाता है, इसी के चलते। बात करें कॉपर की, कॉपर में कार्बन डाइऑक्साइड का परत जल जाता है और वो हरा रंग का हो जाता है। देखिए ये हरा होगा कॉपर के साथ और ये होगा काला। सिल्वर सल्फाइड के साथ काला रंग और कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हरा रंग बनाएगा। एल्युमिनियम पे भी हम लोग पहले ही ऑक्साइड का परत चढ़ा देते हैं ताकि उस पर नहीं हो। देखिए संक्षारण यही हो गया। संक्षारण यानी धातु अम्ल या पानी के साथ जो भी जंग लग जाता है वही है, सब पे लगता है। सिल्वर पे भी लगता है, कॉपर पे, आयरन पे भी लगता है। आयरन ऑक्सीजन के साथ FeO2 बनाता है। तो अगर इसको हम लोग बचाने के लिए क्या करेंगे, संक्षारण से उपाय क्या है संक्षारण का, संक्षारण नहीं हो तो सबसे पहला उपाय तो हम लोग ने ये देखा था लोहा वाला कि जस्ता का उस पर हम लोग चढ़ा दे और गैल्वेनीकृत कर दे। ठीक है, इसको यश दलेपन भी कहते हैं, गैल्वेनीकृत या यश दलेपन। एक तो ये विधि हो गया, ठीक है, उपाय संक्षारण से बचने का। दूसरा उपाय और भी जैसे नॉर्मल उपाय, जैसे पेंट कर देते हैं लोहा पे तो वो नहीं होता है, तेल लगा देते हैं तो इससे भी नहीं होता है। एक होता है एनोडीकरण। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि क्रोमियम का लेप लगा देते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो ये धातु का चैप्टर लगभग समाप्त हो गया है और हम लोग बस थोड़े बहुत फैक्ट देख लेते हैं, बस यहीं पे वो फैक्ट समाप्त हो जाएंगे। और इसके बाद धातु में जो भी आपको जहाँ से भी क्वेश्चन आएगा आप लोग सारा क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, सारा क्वेश्चन आप लोग को बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ फैक्ट लिख लीजिए। सबसे हल्का धातु लिथियम। अगर पूछे भारी धातु तो हो जाएगा ओस्मियम। ओस्मियम, ठीक है। ओस्मियम से पारा भारी होता है, जैसे ओस्मियम हुआ ना, ये इसका 76 होता है परमाणु संख्या, लेकिन इससे पारा भारी होता है। पारा का परमाणु संख्या 80 होता है, लेकिन पारा जो है वो धातु नहीं है, पारा अधातु है। ठीक है, बात करें कठोरता की तो सबसे कठोर धातु कठोरतम होता है हीरा, हमने किया था। हीरा के बाद टंगस्टन, टंगस्टन के बाद टाइटेनियम, फिर लोहा। ठीक है, तो सबसे हल्का धातु लिथियम, सबसे भारी ओस्मियम, सबसे कठोर हीरा और सबसे तन्य यानी कि मुलायम नाइक्रोन। ठीक है, अगर न्यूनतम पूछे सबसे न्यूनतम कठोर कौन होता है तो लेड, पारा। और अगर पूछे महंगा कौन सा है, सबसे महंगा धातु, तो सबसे महंगा धातु है एट्रोहेड्रल फ्लोरीन। एट्रोहेड्रल फ्लोरीन ये कृत्रिम धातु मैंने बताया था कि 98 तत्व है, 118 तत्व है, जिसमें 98 ऐसे और 20 बनाए गए तत्व है। इसका 1 ग्राम का कीमत होता है $167 मिलियन। तो ये हो गया, धातु कंप्लीट हो गया, हमारा सारा धातु कंप्लीट हो गया। और हम लोग अब अगले टॉपिक में तत्व एमओवी को करेंगे और उसको भी पूरा कंप्लीट ही करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया हो, अगर अच्छा लगा हो तो थैंक यू। अब अगले टॉपिक में हम लोग पूरा इसको कंप्लीट कर लेंगे, तत्व और विशेष जो तत्व हैं यौगिक उनको कंप्लीट करके, और फिर हम लोग कार्बन के ऊपर जाएंगे और कार्बन को पढ़ेंगे और 2 लेक्चर में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा।